अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल स्टार्ट हुई थी चैप्टर 11 डिसीजन मेकिंग का एरिया, और उसमें हमने दो डिसीजन जो मेकिंग सिचुएशंस थी उनको डिस्कस किया था। एक थी लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन प्लानिंग और दूसरी थी मेक और बाय। लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन प्लानिंग को लेके हमने उसके सिनेरियो हाउ टू आइडेंटिफाई उस पर बात हुई, और फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान कैसे बनाया जाता है उसके स्टेप्स हमने डिस्कस किए और कुछ इलस्ट्रेशन की मदद से उनको अप्लाई करना सीखा। दूसरी सिचुएशन हम जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज मेक और बाय, या जिसको आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहा जाता है, कि हम एक प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और हमें किसी सप्लायर ने ऑफर की कि आप वो प्रोडक्ट हमसे बाय कर लो। तो ये डिसीजन हम कैसे लेते हैं? कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट को कंपेयर करके हम फैसला करते हैं कि हमें आउटसोर्सिंग करनी है कि नहीं करनी। उसमें एक बेसिक इलस्ट्रेशन देख ली थी हमने, एक एक्टिविटी हम और आज देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे चलें। कोई क्वेश्चन कल की डिस्कशन से, कोई सवाल जनाब? कल जो हमारी बातें हुई उनसे कोई सवाल? अच्छा जी, एक मेक और बाय पे ही एक और एक्टिविटी देखते हैं, इलस्ट्रेशन 9, और फिर हम अगले डिसीजन मेकिंग सिचुएशन पे चलेंगे। ये है जी इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 एक सर्विस की आउटसोर्सिंग से रिलेटेड सवाल है। इसके दो पार्ट हैं। हम पहले पार्ट ए पढ़ते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्ट बी पे हम बात कर लेंगे। स्ट्रिक्टली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड डिटर्मिन शुड सगीर लिमिटेड आउटसोर्स इट्स प्रेस कटिंग वर्क। तो पहले प्रेस कटिंग वर्क होता क्या है ये मैं समझा दूं आपको, क्योंकि आपके लिहाज से ये चीज़ ऑब्सोलीट हो गई हुई है, पुरानी है। तो मैंने सिर्फ लिखी यहाँ पे इसलिए कि आपको चलो थोड़ा सा हिस्ट्री भी थोड़ी सी बता दी जाए, तो हिस्ट्री से भी तो तारुफ करवाया जाए आपका। आज से 20-25 साल पीछे चले जाइए तो इतनी ज़्यादा ई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। ई पेपर नहीं होते थे, ई मैगजीन्स नहीं होते थे, प्रिंटेड मटेरियल्स का रवाज था, प्रिंटेड न्यूज़पेपर होते थे, प्रिंटेड मैगजीन्स होते थे। तो उस ज़माने में जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, दे यूज्ड टू हैव एन इन हाउस एक्टिविटी, जिसमें किसी स्टाफ के ज़िम्मे लगाया जाता था कि आप डेली अखबार और मैगजीन्स पढ़िए, और उसमें हमारी कंपनी से रिलेटेड, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई ख़बर हो, कोई अनाउंसमेंट हो गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी प्रेस कटिंग, मतलब उसका वो तराशा काट लीजिए जो प्रिंट हुई है ख़बर, और फिर उसको सेव कर लिया जाता था। एक लाइब्रेरी बना ली जाती थी उसकी, कि कल को आपने रिट्रीव करना हो कि हमारी कंपनी के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या फ़ैसले हुए और हमारे कंपेटिटर्स ने क्या क्या एक्शंस लिए, आपको भी स्टडी करना चाहो तो एक लाइब्रेरी की सूरत में आपको हिस्ट्री अवेलेबल होती है। तो उसको प्रेस कटिंग कहा जाता था। फी ज़माना तो वो प्रेस कटिंग का वक्त ख़त्म हो गया, जैसे कि आप तो ई पेपर हैं, ई मैगजीन्स हैं, तो आपको अगर कोई ऐसा कोई डाटा सेव करना है तो ई पेपर खोलो, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लो और कंप्यूटर में सेव हो जाता है। तो पुराने ज़माने में इसको कट किया जाता था अखबारों से। 25-30 साल, 30 साल पहले चले जाएँ, 40 साल पहले चले जाएँ, जब आपके पास कंप्यूटर बहुत ही अनकॉमन थे, तो वो प्रेस कटिंग को रजिस्टर पे पेस्ट करके लाइब्रेरी रजिस्टर की शेप में, डायरी की शेप में सेव किया जाता था। लेकिन आज से फिर थोड़ा सा 25-30 साल पहले जाएं, जब कंप्यूटर आने शुरू हो गए, ड्राइव्स आनी शुरू हो गई, डाटा स्टोरेज मिलना शुरू हो गया, तो फिर इन प्रेस कटिंग को स्कैन करके चिप्स पे, ड्राइव पे, स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर कर लिया जाता था, इंस्टेड के रजिस्टर पे पेस्ट किया जाए। तो ये थी कहानी। अब इसी कहानी का रेफरेंस से हम पढ़ते हैं सवाल को। प्रेस कटिंग क्या है और प्रेस कटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था मैंने बता दिया आपको। अब कहानी है जी, सगीर लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल to use services of a press cutting agency. At the moment, press cuttings are collected by a junior member of the marketing department, who is also responsible for office administration, including filing, travel booking, a small amount of proofreading and making tea. So, marketing department का एक member है जो कि और भी बहुत से काम कर रहा है, इसके अलावा प्रेस कटिंग भी करता है। The total annual cost of employing this person is 4,80,000.
There is a concern that the ability of this person to produce a comprehensive file of cuttings is limited by the time available. इस बंदे की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है जी कि शायद इस बंदे के पास टाइम काफ़ी नहीं होता, इसलिए काम ठीक नहीं हो रहा। बंदे से पूछा गया तो उसने कहा जी ही हैज़ कैलकुलेटेड दैट ही नीड्स टू स्पेंड अबाउट 2 hours ऑफ हिज 7.5 hour डे सिंपली रीडिंग द नेशनल एंड ट्रेड प्रेस, but usually only has about 5 hours a week for this job. बंदे से शिकायत की गई जी काम ठीक नहीं कर रहे। उसने हिसाब लगाया, उसने कहा जी अगर मुझे काम ठीक करना है तो मुझे रोज़ के 2 घंटे दो ताकि मैं अखबार और मैगजीन को तसल्ली से पढूं, फिर ही मैं डिटेल में पढ़ने के बाद ही खबरें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास तो हफ्ते के 5 घंटे होते हैं, तो ये काम सही ना होने की वजह इनसफिशिएंट टाइम है। प्रेस सब्सक्रिप्शन करंटली कॉस्ट 25,000। अखबारों और मैगजीन की जो सालाना हम फीस पे करते हैं वो 25,000 है। असिस्टेंट मेक्स यूज ऑफ अ स्मॉल माइक्रोचिप डिवाइस फॉर स्टोरिंग कटिंग। कटिंग को स्टोर करने के लिए माइक्रोचिप डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। और ये कैसे होता है? कटिंग्स आर सेंट टू अ स्पेशलिस्ट फर्म वंस अ मंथ टू बी पुट ऑन द माइक्रोचिप। मतलब हमारे पास माइक्रोचिप में कटिंग को स्टोर करने की खुद एक्सपर्टीज नहीं है, हम किसी एक थर्ड पार्टी वेंडर को भेजते हैं जो उसको स्कैन करके माइक्रोचिप में स्टोर करके वापस दे देता है। सगीर लिमिटेड पेज 3,500 ईच मंथ फॉर दिस सर्विस। हम इसके भी 3,500 मंथली पे कर रहे हैं। द माइक्रोचिप रीडर, एक तो है रिकॉर्ड करना माइक्रोचिप पे, एक उसके बाद है रीड करना। मतलब एक है डाटा, आप लोग तो इस चीज़ से फेमिलियर नहीं हो या शायद किसी बच्चे ने देखी हो, CD ड्राइव होती थी। आजकल तो आप उस पे USB ड्राइव से फेमिलियर हो ना, उसी में कॉपी पेस्ट सेव किया और हो जाता है। तो बीच में इसी दौरान इस तरह की डिवाइसेस भी चलती रही, लेकिन एक CD ड्राइव भी आई थी स्टोरेज के लिए जिस पे आप डाटा स्टोर कर सकते थे। लेकिन CD ड्राइव पे डाटा स्टोर करने के लिए इट वाज नॉट दैट सिंपल कि जिससे आप सेव का बटन दबाते हो ऐसे नहीं सेव हो जाता। उसके लिए यू नीड टू हैव स्पेशल राइटर, CD राइटर्स होते थे। तो जिसके पास CD राइटर है वही CD पे डाटा सेव कर सकते हैं। हाँ, CD को रीड करने के लिए फिर आपको CD ड्राइव चाहिए होती है जिससे डाटा रीड कर लेते थे, लेकिन राइट करना वाज नॉट दैट सिंपल। तो ये भी उसी एक कहानी है कि राइट हमें बाहर किसी एक्सपर्ट से करवाना पड़ता है, राइट करने का हमारे पास मशीन नहीं है, डाटा नहीं है, लेकिन रीडर हमारे पास है जिसको हमने लीज पे लिया हुआ है और कॉस्ट उसकी है 25 रुपये पर मंथ और लीज हैज अनदर 27 मंथ टू रन। Cutting Service Agency has proposed an annual contract at a cost of 55,000. Several existing users have confirmed their satisfaction with the service they receive. तो सर्विस जो एजेंसी है उससे लोग काफ़ी मुतमईन है उसकी सर्विस से। हमसे पूछा जा रहा है प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड बताइए, क्या हमें कटिंग वर्क आउटसोर्स करना चाहिए? हमारे ज़हन में सबसे पहले जो चीज़ आनी है, हमें बेटा सवाल की कहानी में नहीं खो जाना, हमने सिनेरियो पिक करना है। सिनेरियो आउटसोर्सिंग का है, साथ ही हमारे ज़हन में सिनेरियो के बाद आना चाहिए स्टेप्स या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इसको एनालाइज करने के लिए। तो हमारे पास हमें पता है इस डिसीजन मेकिंग के लिए, आउटसोर्सिंग डिसीजन के लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। कौन कौन सी? हमने डिस्कस किया था कि हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है और इन हाउस कॉस्ट सेविंग क्या है अगर हम आउटसोर्स कर दे, तो इनको कंपेयर किया जाता है। और जब हम इन हाउस कॉस्ट सेविंग की बात कर रहे थे तो उसमें कहा था 2 चीजें आएंगी, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक एट्रीब्यूटेबल या अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट एक ही बात है। अच्छा, हमने कल एक एक्टिविटीज की देखी थी और हमने वहां पे जो आउटसोर्सिंग डिसीजन को डिस्कस किया था दैट वाज फॉर प्रोडक्शन के रेफरेंस से, ये सर्विस के रेफरेंस से। कल जो हमने एग्जांपल देखी थी, इलस्ट्रेशन 7 थी, वो प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग थी, ये सर्विस की आउटसोर्सिंग है। इस लिहाज से एक बात ध्यान में रखो, जब हम प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग कर रहे थे तो कल हमने कॉस्ट पर यूनिट पे एनालिसिस अपना किया था। आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है और इन हाउस कॉस्ट सेविंग पर यूनिट क्या है। वहां पे एनालिसिस बाद वे हम पर यूनिट के अलावा एनुअल बेसिस पे भी कर सकते थे कि सालाना सेविंग क्या है प्रोडक्ट ए की और सालाना आउटसोर्सिंग कॉस्ट क्या प्रोडक्ट ए की। पर यूनिट भी कर सकते थे, सालाना भी कर सकते थे। हमने पर यूनिट चूज किया बिकॉज देयर वाज एन ऑप्शन। बट हम जहां पे जब सर्विसेज की आउटसोर्सिंग पे आए हैं तो इस केस में यहां पे पर यूनिट की ऑप्शन
है ही नहीं। यहाँ पे एनालिसिस सालाना बेसिस पे ही होगा। मैं फिर बता रहा हूं, जब आप प्रोडक्ट्स की आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं तो आप चाहो तो अपना एनालिसिस पर यूनिट पे कर लो, चाहो तो अपना एनालिसिस सालाना बेसिस पे कर लो। जैसे यहां पे ये था ना डेटा, तो मैंने क्या किया, ये भी पर यूनिट था, ये भी पर यूनिट था, मैंने इसको भी पर यूनिट बना लिया। अल्टरनेटिवली इसको सालाना रखूं, इसको भी सालाना कर लूं इससे ज़रब देके, इसको भी सालाना कर लूं इससे ज़रब देके, तो ये सालाना बेसिस पे एनालिसिस, डिसीजन नहीं बदलेगा, डिसीजन सेम रहेगा। कभी जिसको आउटसोर्स करना है वो करना है, वो पर यूनिट पे करो या सालाना पे करो, दोनों ऑप्शन है, दोनों में आंसर के मार्क्स फुल बटा फुल मिलते हैं, डिसीजन सेम रहता है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास पर यूनिट और सालाना की ऑप्शन होती है, लेकिन इस केस में, सर्विस के केस में हमारे पास पर यूनिट की ऑप्शन है नहीं, हमें सालाना पे ही जाना है। तो हमें दो वैल्यूज यहां पे कंपेयर करनी है। हम डिस्कशन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 9 की। हमें देखना है, हमें एनुअल सेविंग क्या है और हमें देखना है हमारी एनुअल कॉस्ट क्या है। एनुअल कॉस्ट बड़ी सिंपल है, अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो तो एनुअल कॉस्ट इज 55,000, ये तो सिंपल है। अब हमें देखना है एनुअल सेविंग क्या, अगर हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो हमें बचत क्या क्या होने वाली है। हमारे पास इन हाउस प्रेस कटिंग वर्क से रिलेटेड जो जो खर्चे दिए गए हैं, हर एक खर्चे को देखते जाते हैं और देखते जाते हैं उसमें सेविंग है या नहीं है। सबसे पहला खर्चा प्रेस कटिंग से रिलेटेड है, बंदे की सैलरी। अगर हम आउटसोर्स कर देंगे, विल दिस कॉस्ट इन फुल और इन पार्ट बी सेव्ड? कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है इन पार्ट के सैलरी विल बी रिड्यूस्ड? ऐसी बात को लिखी हुई है यहां पे? कोई ऐसा जुमला है यहां पे, हिज सैलरी विल बी रिड्यूस्ड अगर प्रेस कटिंग वर्क हम आउटसोर्स कर देंगे? हमें सिर्फ यह बताया गया भाई कि वो हफ्ते का 5 घंटे प्रेस कटिंग करता है, बाकी हफ्ते के 35 घंटे में ये 150 काम दूसरे वो भी करता है। लेकिन हमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि हम जब उससे प्रेस कटिंग का वर्क लेंगे तो उसकी सैलरी कम करेंगे, ऐसी कोई बात यहां नहीं लिखी हुई। इसका मतलब आउटसोर्स करने में सैलरी विल नॉट बी सेव्ड। हमें निकालनी है कॉस्ट सेविंग, हमें आउटसोर्सिंग में बचत क्या आने वाली है। तो भाई ये वाली कॉस्ट तो बचने वाली नहीं है। आगे चलो, हमें प्रेस कटिंग से रिलेटेड दूसरा खर्चा है कि प्रेस कटिंग है तो हमें सालाना अखबारों और मैगजीन की फी पे करनी पड़ती है। तो बताइए, जब हम प्रेस कटिंग आउटसोर्स कर देंगे तो क्या मुझे सालाना अखबार और मैगजीन खरीदने हैं? इसका मतलब दिस कॉस्ट विल बी सेव्ड। एनुअल सेविंग में हमारी पहली कॉस्ट बचेगी, दैट इज सब्सक्रिप्शन। सालाना कॉस्ट हम ले रहे हैं तो 25,000 सालाना ये बच जाएगा। प्रेस कटिंग से रिलेटेड आगे चलिए, अगला खर्चा है जनाब ये जो हम माइक्रोचिप पे रिकॉर्डिंग के लिए पे करते हैं। तो जब हमने प्रेस कटिंग ही आउटसोर्स कर दी, मतलब हम प्रेस कटिंग खुद कर ही नहीं रहे, तो फिर हमें क्या रिकॉर्डिंग करवानी पड़ेगी? दिस कॉस्ट विल आल्सो बी सेव्ड। ये 3500 रुपये महीना जो है माइक्रोचिप पे रिकॉर्डिंग जो है, दैट विल आल्सो बी सेव्ड। ये है जी आपकी 3500 ज़रब 12, क्योंकि हम सालाना एनालिसिस कर रहे हैं, 3500 पर मंथ है, 42,000। दिस विल आल्सो बी सेव्ड। एक और खर्चा जो रिलेटेड है दैट इज 2500, ये है माइक्रोचिप रीडर। तो भाई हमने प्रेस कटिंग बंद की है, बट हमने अपनी इन हाउस काम बंद किया, बट हमने स्टोरेज तो बंद नहीं की ना। स्टोरेज तो हो रही है, एजेंसी हमारे लिए कर रही है, लेकिन एजेंसी स्टोर कर रही है, तो जब हमें रिट्रीव करना होगा डाटा तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा ना, रीडर तो हमें चाहिए। प्रेस कट करना, प्रेस अखबार से मैगजीन से कटिंग करना और उसको स्टोर करना, वो काम हमने किसी एजेंसी को दे दिया है, लेकिन कल को उस डाटा को इस्तेमाल तो हम नहीं करना है, और जब इस्तेमाल हमने करना है तो हमें रीडर तो चाहिए। इसका मतलब दिस कॉस्ट विल नॉट बी सेव्ड। दिस इज ऑल। टोटल सेविंग 67,000, टोटल कॉस्ट 55,000, नेट सेविंग है 12,000 की। तो प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड हमें आउटसोर्स कर देना चाहिए, हमें आउटसोर्स कर देना चाहिए। यही हमारा पहला पार्ट था। प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड बताइए क्या आउटसोर्सिंग करनी चाहिए
तो प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड से मुराद है कॉस्ट वर्सेस सेविंग देखो और नेट को देखते हुए फैसला करो। तो हमारा डिसीजन है आउटसोर्स कर देना चाहिए। सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है। सिनेरियो के मुताबिक आपको क्या वैल्यूज या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आपको याद होने चाहिए। उन वैल्यूज को, उन स्टेप्स को जहन में लेके आइए, उसके मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए। हमारे बच्चे डिसीजन मेकिंग में फंसते क्यों हैं कि वो रिलेट नहीं कर पाते सवाल किस असूल के तहत हल होना है। हम सिर्फ डाटा में, कहानी में खो जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता, कहानी सारी मीनिंगलेस है जब तक हमारे सामने एक असूल नहीं है। तो हमने सबसे पहले सवाल को समझ के, रिक्वायरमेंट को समझ के असूल सामने लाना है। जैसे हमने यहां पे कहा ये मेक और बाय है, और मेक और बाय का असूल है हम एनुअल कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग को एनुअल सेविंग इफ द जॉब इज आउटसोर्स उससे कंपेयर करना है। ये हमने जब असूल आइडेंटिफाई कर लिया, अब सवाल में से डाटा निकाल लीजिए, निकालने में आसानी रहती है। और ये अगेन देखिए, ये भी रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन है। हमने सारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट पिक की है। जैसे ये कॉस्ट मैंने इग्नोर कर दी क्योंकि मैं आउटसोर्स करूं या ना करूं, सैलरी पे कोई फर्क। और रेलेवेंट कॉस्ट की तो डेफिनेशन ही ये है कि भाई जो हमारे यस या नो से बदले, तो ये हम यस करें या नो करें, इसने नहीं बदलना, तो ये रेलेवेंट है। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग की ही एप्लीकेशन है इस पूरे चैप्टर में भी। अच्छा जी, पार्ट ए तो इतना ही है। पार्ट बी, ये पार्ट बी पास पेपर में भी कहीं मुझे लगता है आया हुआ है। डिस्कस द फैक्टर्स विच सगीर लिमिटेड शुड कंसीडर बिफोर फाइनलाइजिंग द डिसीजन। फाइनेंशियली तो आपने कह दिया जनाब बेनिफिट आउटसोर्स कर दो, लेकिन वो कह रहे जी फाइनेंशियल के अलावा फैक्टर्स की बात करो जो आउटसोर्सिंग से पहले कंसीडर होने चाहिए। अच्छा, यहां पे वो सवाल तो सगीर के रेफरेंस से कर रहे हैं, लेकिन मैं सवाल को थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूं। मैं इसको सगीर जो सिर्फ सर्विस प्रेस कटिंग वर्क आउटसोर्सिंग की बात कर रहा है, मैं इससे आगे ले चलता हूं, इसमें प्रोडक्शन भी ले आता हूं, प्रोडक्शन की आउटसोर्सिंग भी कवर कर लेता हूं, जैसे हमने कल एक सवाल किया था। तो जब प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग हो या सर्विस की आउटसोर्सिंग हो, व्हाट अदर फैक्टर्स वी शुड कंसिडर। जी बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड्स बेटा वो तो हमने अगर हो जाए तो यहाँ हमने लेने हैं ना। अगर फिक्स्ड ओवरहेड कम होते हैं वो तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं। हम अदर फैक्टर्स की बात करें, वो फाइनेंशियल है, ठीक है, वो फाइनेंशियल है, वो वहां पे आ चुके हैं। क्योंकि हमने वहां पे क्या लेना होता है, वेरिएबल कॉस्ट एंड अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, वो उधर आ चुके हैं। हम यहाँ पे अदर फैक्टर्स की बात करें। अदर फैक्टर्स में अभी मुझे एक आवाज आई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की। भाई पहली बात, हम आउटसोर्सिंग पे डिस्कशन शुरू ही तब करते हैं जब क्वालिटी हमारे मेयार के मुताबिक है। अगर क्वालिटी हमारे मेयार के मुताबिक नहीं है, जो हमें सैंपल दिया गया वो हमारे मेयार के मुताबिक नहीं है, तो हम आउटसोर्सिंग की बात सोचते ही नहीं। तो सैंपल जो हमें दिया गया वो तो मेयार के मुताबिक है। बट यस, क्वालिटी इज रेलिवेंट एंड दैट इज नॉट के प्रोडक्ट की क्वालिटी, दैट इज कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ द क्वालिटी। कि भाई सैंपल तो हमें अच्छा दे दिया है, लेकिन क्या फ्यूचर में भी क्वालिटी मेयार के मुताबिक प्रोडक्ट या सर्विस दी जा सकेगी? That needs to be considered. So पहली चीज कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ द क्वालिटी आ गई। सिर्फ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं, कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आ गई। दूसरी चीज टाइमलीनेस ऑफ द सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आउटसोर्सिंग में ये कैप किसी को आउटसोर्स कर दी कि जी मार्कर बना रहे थे, एक बंदा है, उसने कहा जी क्या मुझसे बनवा लो, आपको लगा जी वायबल है, आपने उसको आउटसोर्स कर दी। क्वालिटी तो ठीक है वो देगा, लेकिन टाइम पे भी देगा कि नहीं देगा? ऐसा ना हो कि 10 दिन 20 दिन डिले करना शुरू कर दे। उसने कैब डिले की तो आपकी मार्केट डिले हो गए, आपके कस्टमर को ऑर्डर टाइमली डिलीवर नहीं होंगे। सो टाइमलीनेस ऑफ द सप्लाई, क्या सप्लायर टाइम पे सप्लाई दे पाएगा? तीसरी चीज प्राइस इंक्रीजेज इन फ्यूचर, उसके बारे में क्या पॉलिसी होगी? अभी तो हो सकता है उसने बड़ी अच्छी प्राइस आपको दी हो, बड़ा खींच के प्राइस दी हो कि किसी तरह तो फंसे तो सही मेरे पास। आपने फैसला किया ठीक है जी हम अपना बंद करते हैं, आपको देते हैं काम। अगले साल वो 20% प्राइस बढ़ा दे, 2 साल बाद फिर 25% प्राइस बढ़ा दे, तो पता लगे हमें रिग्रेट शुरू हो जाएगा, इससे अच्छा तो हम अपना ही बनाते रहते। तो क्या हमारे पास लॉन्ग टर्म प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं? आज की प्राइस मैटर नहीं करती, लॉन्ग टर्म प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मैटर करते हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। फिर सप्लाई की क्वांटिटी, आज आपकी डिमांड 10,000 है,
आज तो वो प्रॉमिस कर रहा है बंदा जी 10,000 सालाना दे देंगे, लेकिन आपकी कंपनी तो ग्रोइंग है। साल बाद हो सकता है 15,000 यूनिट चाहिए हो आपको, 2 साल बाद हो सकता है 20,000 यूनिट चाहिए हो। तो क्या हमारे उस सप्लायर की कैपेसिटी इतनी है कि वो हमें इंक्रीज डिमांड पूरी कर सके? ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि हम जब खुद बना रहे हैं ना, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जब मार्केट की बढ़ेगी तो कैप्स की भी बढ़ा लेंगे हम। लेकिन क्या हमारा सप्लायर ये करेगा कि जब हम उसे कहें नहीं अब हमें 10 नहीं 15,000 चाहिए सालाना, तो क्या वो एडिशनल मशीनरी लगा पाएगा? क्योंकि आपको पता है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एडिशनल फैक्ट्री एडिशनल मशीन चाहिए होती है। तो हमारी डिमांड बढ़ेगी तो क्या वो हमारे लिए एडिशनल कैप बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर पाएगा? उसकी पसली इतनी है, कोई कमजोर शमजोर पार्टी तो नहीं है कहीं। सो ये भी चीज आ जाती है बीच में। सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स जो कि आउटसोर्सिंग में फाइनेंशियल के अलावा भी देखने हैं। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं देख लेना कि 12,000 है तो दे दो, या 2 रुपए बच रहे हैं तो दे दो, हमें बाकी चीजें भी देखनी है, कल को कहीं जाके हम फंस ना जाए। तो ये है जी अदर फैक्टर्स। जी एनी क्वेश्चन? मेक और बाय सिचुएशन में फैसला कैसे करते हैं? अच्छा जी, हमने लिमिटिंग फैक्टर एक सिनेरियो देखा, मेक और बाय दूसरा सिनेरियो देखा, अब ये तीसरा सिनेरियो आ रहा है जिसमें लिमिटिंग फैक्टर एंड मेक और बाय इकट्ठे हो रहे हैं। ये सिनेरियो कैसे टेस्ट होता है, कैसी कहानी बनती है इसकी? जी बेटा, कम ही नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं कम होगी? हमने तो आउटसोर्स करने से अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट एलिमिनेट किया ना, हमने फिक्स कॉस्ट एलिमिनेट किया। और अगेन, अगर फायदा नहीं है तो आउटसोर्स ना करो, वो गन पॉइंट पे तो नहीं करवा रहा ना। अगर आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग में फायदा नहीं है तो हमने आउटसोर्सिंग नहीं करनी। बेटा, सप्लायर के बारे में सोचना मेरा हेडेक नहीं है ना, मैंने तो अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, तो मैंने अपनी कंपनी के लिए एनालिसिस करना है। अगर मुझे लगता है कि मेरी कंपनी को फायदा है तो मैं आउटसोर्स करूंगा, अगर फायदा नहीं है तो मैं कह दूंगा सॉरी, आउटसोर्स नहीं करना। बेटा लगेन उसकी पसली, लेकिन अपने रेफरेंस से मैं देख रहा हूँ ना, मुझे उसकी पसली से मुझे जहां नुकसान होता है वो मैं देख रहा हूँ। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी असेस करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अपनी वो डेफिनेटली मुझे एक प्राइस ऑफर कर रहा है तो ये तो एक सीधी सी बात है, वो सेन बंदा है, वो सेन है, उसको प्रॉफिट है तो मुझे ऑफर कर रहा है ना प्राइस, तो मैंने तो उसकी प्राइस ले ली। बट मैं तो बात करूं कल को मेरी डिमांड बढ़ेगी, मेरी डिमांड बढ़नी है तो उसको नहीं पता। ठीक है ना, ये उसको नहीं पता, ये मुझे पता है। मुझे ये असेस करना है कि मेरी डिमांड कल को बढ़ने वाली है, तो उसके डिमांड बढ़ने से मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी सप्लायर से, क्या वो एडिशनल यूनिट्स मुझे देने की कैपेसिटी रखता है? उसके लिए मैं उससे इंक्वायर कर सकता हूं, उसके लिए मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ठीक है, मैं उसके लिए उसकी फाइनेंशियल पसली देख सकता हूं, वो कितना स्ट्रांग है फाइनेंशियली, जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको फाइनेंशियल मसल चाहिए, मैं वो देख सकता हूं उसको। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली देखना फायदा मैंने अपना देखना, उसका फायदा नहीं मैंने देखना। मैंने अपने फायदे के लिए उसको स्टडी करना है कि मेरा फायदा कहां पे है, उसके लिए उसको स्टडी करूंगा। मैं उसके फायदे के लिए उसको स्टडी नहीं करूंगा। भाई तू तो 10 रुपए प्राइस दे रहा है, तेरा तो बड़ा कम मुनाफा हो रहा है, तू 12 रुपए ले ले मुझसे यार, इतने नेक हम कारोबार में नहीं होते। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय, ये थर्ड सिनेरियो हमारे पास आया। ये कहानी कैसे दी जाती है, मैं इसको लिमिटिंग फैक्टर से ही दोबारा स्टोरी लेके चलता हूं और उसको यहां से लिंक करता हूं। हमने लिमिटिंग फैक्टर की जो कहानी पढ़ी थी कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास कोई एक रिसोर्स लिमिटिंग है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। तो हमने उस सिनेरियो में सीखा था, हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से रैंकिंग करते हैं और रैंकिंग के मुताबिक जो रिसोर्स अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन प्लान बना लो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 30,000 यूनिट की डिमांड है, हमारे पास रिसोर्सेज 20,000 यूनिट के हैं, 20,000 यूनिट बनाओ रैंकिंग के मुताबिक, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कहानी खत्म हो गई। अब हम एक स्टेप आगे जाने लगे हैं कि भाई लिमिटिंग फैक्टर तो है लेकिन साथ ही आउटसोर्सिंग की ऑप्शन भी है। हम चाहें तो कोई प्रोडक्ट आउटसोर्स भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बना सकते हो बना लो, जो ना बने वो आउटसोर्स कर दो। ठीक है, तो ये सिनेरियो है जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भाई ये सिनेरियो, इससे कैसे डील किया जाता है? हमने
लिमिटिंग फैक्टर प्लान में देख लिया था कि हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से रैंकिंग करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट, और इन द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग अवेलेबल रिसोर्स को यूज किया, और जब अवेलेबल रिसोर्स एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो हमारी प्रोडक्शन खत्म। हमने कहा जी बस हम ये यूनिट बनाएंगे। वहां पे हमसे मांगा ही ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान ही मांगा जाता है। लेकिन जब हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर के साथ आउटसोर्सिंग की ऑप्शन भी आ जाए, तो फिर हमसे दो प्लान मांगे जाते हैं, प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान, कि भाई इन हाउस क्या बनाने हैं, किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनाने हैं, और आउटसोर्स किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स करने हैं। रूल इज वेरी सिंपल, हम सबसे पहले अवेलेबल रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करने के बाद जो बच जाता है वो आउटसोर्स कर देते हैं। लेकिन यहां पे प्रोडक्शन प्लान और रैंकिंग वैसे नहीं होती जैसे लिमिटिंग फैक्टर में है। लिमिटिंग फैक्टर का सिनेरियो है तो रैंकिंग और प्रोडक्शन प्लान हमने देख लिया, लेकिन जब लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय है तो फिर रैंकिंग की बेसिस फर्क होती है। क्या होती है वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल को पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर आपने लिमिटिंग फैक्टर विद आउटसोर्सिंग है और आपने इसको लिमिटिंग फैक्टर समझ के सवाल हल कर दिया तो सवाल सारा जीरो हो जाएगा, 0 नंबर, क्योंकि एंटायरली डिफरेंट अप्रोच है रैंकिंग की। तो जनाब जब यह सिचुएशन है तो हम रैंकिंग कैसे करते हैं? फॉर ईच प्रोडक्ट कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग 1 यूनिट। एक यूनिट का आउटसोर्स करने की एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है? यह हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय। उस केस में हम कैसे डिसीजन लेंगे? इसमें मैंने बताया दो चीजें कहा जाता है, एक प्रोडक्शन प्लान एंड आउटसोर्सिंग प्लान। ठीक है, इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग दोनों प्लान हमने बनाने होते हैं। तो पहला स्टेप है जी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट निकालो हर प्रोडक्ट के लिए। दूसरा स्टेप है स्केर्स रिसोर्स पर यूनिट लेके आओ, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है ना, जिससे हमने वहां पे लिया था स्केर्स रिसोर्स पर यूनिट, यहां पे आया। तीसरा स्टेप है एक्स्ट्रा कॉस्ट को स्केर्स रिसोर्स पर यूनिट से डिवाइड कर दो। तो जिससे वहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आता था, यहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है। ठीक है जी, और इसके बाद इसी की बेसिस पे रैंकिंग कर लो। रैंकिंग फॉर प्रोडक्शन की जाती है यहां पे भी, और रैंकिंग का असूल वही है। आपने ये जो वैल्यू यहां पे निकाली है एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्केर्स रिसोर्स, पर यूनिट ऑफ स्केर्स रिसोर्स, ये जो आपने यहां पे रैंकिंग की है, हम प्रोडक्शन के हिसाब से इसकी रैंकिंग करते हैं, और रैंकिंग में हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट, वही असूल है। यहाँ पे हमने रैंकिंग फॉर आउटसोर्सिंग भी लिखा हुआ है, बट इसकी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये सिर्फ मैंने इस लिहाज से लिखा कि अगर एग्जामिनर कभी मांग ले आउटसोर्सिंग के हिसाब से रैंकिंग बताओ, तो आउटसोर्सिंग के हिसाब से रैंकिंग लीस्ट वैल्यूज रैंक फर्स्ट, बट ये रैंकिंग हमारे सवाल में इस्तेमाल नहीं होती। हमारे सवाल में यही रैंकिंग इस्तेमाल होती है। ठीक है, हमसे नॉर्मली वो कहेगा प्रोडक्शन प्लान बताओ, या कहेगा आउटसोर्सिंग प्लान बताओ, या वो कहेगा प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान बताओ। हर सूरत में रैंकिंग हम यही इस्तेमाल करते हैं अपने सवालों में। तो जनाब ये रैंकिंग होगी, और इस रैंकिंग के मुताबिक हम प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, और जो बच जाता है वो आउटसोर्सिंग चला जाता है। ठीक है जी, तो ये सवाल है जनाब, ये हमारा स्टेप्स हैं। इसके मुताबिक हम ज़रा ये एक्टिविटी 10 परफॉर्म करते हैं। ये स्टेप्स बेटा अपने सामने रखिएगा किताब में, मैं इलस्ट्रेशन 10 पढ़ता हूँ और उसको उन स्टेप्स के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। स्टेप्स आपके सामने किताब में रहने चाहिए। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10, विच सर्विस और सर्विसेज शुड बी सब कॉन्ट्रैक्टेड। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब आउटसोर्सिंग, सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी मेन काम करने वाला किसी और से काम करवाए, या आउटसोर्सिंग ही है। ये सर्विसेज की आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, तो सर्विसेज की आउटसोर्सिंग हो, प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विच सर्विस और सर्विसेज शुड बी सब कॉन्ट्रैक्टेड। तो सवाल पढ़ते हैं, पार्ट बी बाद में देखेंगे। हफीज लिमिटेड इज अ कंपनी engaged in cleaning business. It provides 3 services: daily home cleaning, cleaning of furniture and carpet, and minor repair. ये 3 सर्विसेज देती है जी। However, it has insufficient resource to do all the work available. ये लिमिटिंग फैक्टर की निशानी आ गई जी। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तमाम जॉब्स करने के लिए, and wishes to use a subcontractor
टू टेक ऑन सम ऑफ द वर्क, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग की ऑप्शन आ गई। ठीक है जी, लिमिटिंग फैक्टर और ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब आउटसोर्सिंग का ऑप्शन, दोनों हिंट हमें यहां पे मिल गए। सिनेरियो में आइडेंटिफाई हो गया, ये सिनेरियो कौन सा है, लिमिटिंग फैक्टर विद आउटसोर्सिंग ऑप्शन। अब हमारे ज़हन में वो स्टेप्स फौरन आ जाने चाहिए जिन स्टेप्स को हमने फॉलो करके सवाल हल करने हैं। ये जी हमारी 3 जॉब्स, इनका एवरेज लेबर आवर्स पर जॉब, क्योंकि हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो यहाँ पे उसने बताया वो लेबर आवर्स है, तो ये लिमिटिंग फैक्टर स्केर्स रिसोर्स पर यूनिट आ गया। ये वेरिएबल कॉस्ट पर जॉब आ गई तीनों की। ये बजटेड नंबर ऑफ जॉब्स या डिमांड आ गई आपकी प्रोडक्ट की, जिस तरह प्रोडक्ट में डिमांड होती है यहाँ पे बजटेड नंबर ऑफ जॉब्स आ गई। और ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग की कोट है। सप्लायर हमें एक्सटर्नल सब कॉन्ट्रैक्टर क्या प्राइस ऑफर कर रहा है, आउटसोर्सिंग में क्या प्राइस ऑफर हो रही है। अच्छा, ये हमने सिनेरियो आइडेंटिफाई कर लिया, अब स्टेप्स हमारे सामने आते हैं। पहला स्टेप क्या जी, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट, और उसमें क्या क्या वैल्यू कंपेयर करनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर जॉब इन हाउस और बाइंग एक्सटर्नली, इस केस में सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। तो जनाब हम शुरू करते हैं 3 सर्विसेज से, 1, 2 और 3। मैं एब्रीविएट कर रहा हूं इनकी जॉब्स को। एक है जी डेली होम क्लीनिंग, एक है क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड कारपेट, और एक है माइनर रिपेयर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट पर जॉब आउटसोर्सिंग में क्या है और इन हाउस वेरिएबल क्या है। रेडिली अवेलेबल है क्वेश्चन में डाटा जी, हमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। आउटसोर्सिंग में हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है 320, 600, 400, और इन हाउस वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है हमारे पास 240, 432, 224। लीजिए जी, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट जो हमें पे करनी है अगर हम आउटसोर्सिंग में जाते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर जॉब क्या लीजिए इस केस में, 80, 168, 176। स्टेप नंबर 1, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर जॉब बताइए आउटसोर्सिंग में। आगे जनाब, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर जॉब आउटसोर्सिंग के लिए अगर हम जाते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या, स्केर्स रिसोर्स पर यूनिट, इस केस में लेबर आवर्स पर जॉब लाइए। तो लेबर आवर्स पर जॉब रेडीली अवेलेबल है 8, 12, 6। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर आवर, और ये कैसे बनती है, इफ दिस इज ए, दिस इज बी, ए डिवाइडेड विद बी। 10, 14, 29.3। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इन हाउस प्रेफरेंस। इन हाउस प्रेफरेंस हमारी हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट, रैंकिंग 1, रैंकिंग 2 एंड रैंकिंग 3। हमसे पूछा गया था बताइए क्या हमें कोई जॉब आउटसोर्स करनी है, तो लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय में हम पहले इन हाउस प्रोडक्शन प्रेफरेंस बनाते हैं, फिर उस प्रेफरेंस के मुताबिक इन हाउस प्लान कर लेते हैं और रिसोर्सेज को यूज करने की, इस केस में लेबर आवर को यूज करने की, तो इन हाउस लेबर आवर को यूज करने का प्लान करेंगे इस रैंकिंग के मुताबिक। और जब लेबर आवर हमारे खत्म हो जाएंगे तो जो जॉब या प्रोडक्ट बच जाएगी वो आउटसोर्स कर देंगे। हमसे मांगा उसने आउटसोर्सिंग प्लान है, लेकिन आउटसोर्सिंग प्लान के लिए हमें पहले इन हाउस प्लान बनाना है, हमें पहले इन हाउस प्लान बनाना है। और इन हाउस प्लान बनाने के लिए कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे लिमिटिंग फैक्टर में थी। अवेलेबल लेबर आवर्स 32,000 से कहानी शुरू होगी। हमें प्रोडक्शन प्रेफरेंस निकालने का तरीका फर्क है, लेकिन आगे ये प्लान बनाने का तरीका वही है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रेफरेंस हमने बना ली इस बेसिस के ऊपर। अब हम इस प्रेफरेंस के मुताबिक प्रोडक्शन प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हमें माइनर रिपेयर पे काम करना है। माइनर रिपेयर के कितनी डिमांड है जनाब, माइनर रिपेयर 1280 यूनिट्स की डिमांड है और लेबर आवर पर यूनिट 6 हैं, तो कितने लेबर आवर इस्तेमाल हो गए, 7680 निकाल दो यहां से, बाकी कितना बचा
2430। नेक्स्ट रैंकिंग के मुताबिक क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड कारपेट, क्लीनिंग फर्नीचर एंड कारपेट, इसकी डिमांड है 800 और इस पर टाइम कितना लगता है भाई? 12, 9600 आवर्स और लग गए यहाँ पे जनाब। बाकी क्या बचा? 14720। इसके बाद बारी आएगी आपकी डेली होम क्लीनिंग की, और डेली होम क्लीनिंग हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे। और बैलेंस निकालने का तरीका जो हमने कल सीखा था, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं डिवाइडेड विद आवर्स पर यूनिट, 8, 1840। तो 1840 यूनिट्स में हमारे 14,720 आवर्स इस्तेमाल हो गए। ये हमारा इन हाउस प्लान ख़त्म हो गया। हमारा इन हाउस प्लान हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने कहा माइनर रिपेयर 1280, क्लीनिंग फर्नीचर कारपेट 800, डेली होम क्लीनिंग 1840। बट हमारा सवाल ये नहीं था इन हाउस प्लान बताओ, हमारा सवाल क्या था? आउटसोर्सिंग प्लान बताओ। तो आउटसोर्सिंग प्लान क्या है? जो बच गया, जो बच गया वो आउटसोर्सिंग प्लान है। तो जनाब हमारा आउटसोर्सिंग प्लान, हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट बची है और वो है डेली होम क्लीनिंग, और वो भी पूरी नहीं बची। हमारी डिमांड थी 3000 की, 3000 में से 1840 तो हमने इनाउंस कर लिए, तो आउटसोर्स क्या करना है? 1160, 1160 हमें आउटसोर्स करना है। लीजिए जी, ये है हमारा जवाब। आउटसोर्सिंग प्लान क्या है? हमें सिर्फ डेली होम क्लीनिंग के 1160 यूनिट आउटसोर्स करने हैं। यह है सवाल का जवाब। ये सिर्फ आउटसोर्सिंग नहीं है, ये सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं है, ये लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय या आउटसोर्सिंग ऑप्शन है। हाँ जी जनाब, आउटसोर्सिंग प्लान आ गया आपके पास, लेकिन वो आता है तब जब आप इन हाउस प्रोडक्शन प्लान बना लेते हो। इन हाउस प्रोडक्शन प्लान बनाने के बाद हमें आउटसोर्सिंग प्लान मिलता है, जो कि रेजिड्यूल होता है, जो बचा खुचा है वो हम आउटसोर्स कर देते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, कोई सवाल? अच्छा, हमारा पार्ट बी रह गया। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द बजटेड जॉब, मतलब जो आपने प्लान बनाया इसके मुताबिक बजटेड जो आपकी जॉब्स हैं उनकी कॉस्ट क्या बनेगी। तो हमने प्लान जो बनाया उसके दो हिस्से हैं, एक इन हाउस प्लान है और एक आउटसोर्सिंग प्लान है। तो हम कॉस्ट भी इसी हिसाब से अलग-अलग कैलकुलेट कर देते हैं। प्रेजेंटेशन आपको पता है कोई बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं, तो मैं इन हाउस जॉब्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इन हाउस जो मैंने प्लान दिया उसके मुताबिक 1280 माइनर रिपेयर हमने करनी है, जिनकी इन हाउस कॉस्ट पर यूनिट है, माइनर रिपेयर की इन हाउस कॉस्ट 224, प्लस मैंने क्लीनिंग फर्नीचर एंड कारपेट के 800 यूनिट इन हाउस करने हैं। क्लीनिंग फर्नीचर एंड कारपेट इन हाउस कॉस्ट है
432 प्लस मैंने डेली होम क्लीनिंग के 1840 यूनिट्स इन हाउस करने हैं, तो 1840 यूनिट्स और इसकी इन हाउस कॉस्ट है 240। लीजिए जी, ये हमारी इन हाउस की कॉस्ट यहाँ से निकल आएगी और यहाँ से आउटसोर्सिंग की कॉस्ट, आउटसोर्सिंग जॉब्स जो हैं उनकी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो सिर्फ एक ही है 1160 डेली होम क्लीनिंग और इसकी कॉस्ट है 320। लीजिए जी, इनको सम करेंगे, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ से आपकी। टोटल बोल दीजिए 1445120 वेरीफाई कीजिए। ये टोटल इन हाउस प्लस आउटसोर्सिंग इनका सम ये आ रहा है जी। ये पार्ट बी है। बजटेड जॉब्स जो हमने प्लान किया उसके मुताबिक उनकी कॉस्ट क्या बनेगी, तो हमने उनकी फाइनल कॉस्ट, सालाना कॉस्ट कैलकुलेट कर ली बेटा। नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेलेवेंट कॉस्ट, जो इन हाउस जॉब्स हैं उनको इन हाउस कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, जो आउटसोर्सिंग वाली जॉब है उसको आउटसोर्सिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। जी बेटा, कोई सवाल? अच्छा बेटा, इलस्ट्रेशन 11 एग्जैक्टली सेम सवाल विद प्रोडक्ट्स है। विच आइटम्स शुड बी प्रोड्यूस इन हाउस एंड विच शुड बी आउटसोर्स एंड व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ बजट रिक्वायरमेंट। पिछले सवाल में उसने सिर्फ आउटसोर्सिंग प्लान मांगा था, लेकिन हमें पता है आउटसोर्सिंग प्लान जब तक इन हाउस जॉब प्लान ना बने आता नहीं है। तो यहाँ पे उसने दोनों मांग लिए, तो क्या फर्क पड़ा, सेम रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे उसी तरह उसने जॉब्स की कॉस्ट मांग ली है। अच्छे सवाल पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं सवाल को हम कैसे हल करेंगे। वसीम लिमिटेड मेक्स 4 प्रोडक्ट्स A, B, C and D. All 4 products are made on the same machine and the machine's capacity for the year at Wasim factory is 7000. लीजिए जी, लिमिटिंग फैक्टर आ गया। However, it is able to obtain any of these products in unlimited quantities from external supplier. तो लीजिए जी, लिमिटिंग फैक्टर और ये एक्सटर्नल सप्लायर आउटसोर्सिंग ऑप्शन दोनों इकट्ठी हो गई। प्रोडक्ट डिमांड, सेल डिमांड क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ गया साथ। कल मैंने आपको अलर्ट किया था ना कि हम प्रोडक्शन प्लान कर रहे होते हैं, तो जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो सेल्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्शन, तो हमें सेल्स से यहाँ पे प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बनानी है और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होती है हमारी सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लीजिए जी, यहाँ से हम सबसे पहले यहीं पे खड़े खड़े प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं जिसकी हमें प्लानिंग करनी है इन हाउस और आउटसोर्सिंग। ये बना 8000, बी 12000, सी 6000 और डी 10000। ये हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है जिसका हमने हिसाब किताब लगाना है कि इन हाउस कितना बनाना है और आउटसोर्स कितना करना है। सेल प्राइस पर यूनिट है जनाब। वेरिएबल कॉस्ट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल परचेज आउटसोर्सिंग की कॉस्ट क्या है और मशीन आवर पर यूनिट क्या है। नहायत ही सिंपल सवाल है, सिर्फ इसमें एक ये वेरिएशन थी जो मैंने आपको हल करवा दी है। बाकी ज़रा फटाफट ये सवाल मुझे हल करके दें। ये आपका सैम्पल सवाल हुआ हुआ है 3 आइटम्स के साथ, आपको ये 4 आइटम के साथ हल करना है। सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाएंगे और इसी तरह आपको यहाँ पे अल्टीमेटली पार्ट बी भी ऐसे ही हल करना है, ठीक है जी। शुरू हो जाइए। 4 प्रोडक्ट्स, 5 मिनट में होना चाहिए ये सवाल ज़रा। इलस्ट्रेशन 10 के ही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, बस 3 की जगह 4 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। ये ख्याल करना है इलस्ट्रेशन 10 में 3 आइटम्स थी,
यहाँ पे 4 आइटम्स हैं। पहला स्टेप एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट, जो कि आएगी कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इन हाउस। फिर आप लेके आएंगे मशीन आवर पर यूनिट और एक्स्ट्रा कॉस्ट को डिवाइड करेंगे मशीन आवर्स के साथ। उसके बाद रैंकिंग करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू रैंक्ड फर्स्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर कैलकुलेट करके जब आप रैंकिंग करते हैं तो रैंकिंग क्या आ रही है जनाब? रैंकिंग क्या जनाब? प्रोडक्ट सी रैंक्ड फर्स्ट, ए रैंक 2, डी रैंक 3, प्रोडक्ट बी रैंक 4। और ये हमारी इन हाउस प्रोडक्शन की प्रेफरेंस है। ये हमारी इन हाउस प्रोडक्शन की प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस कह लीजिए, रैंकिंग कह लीजिए, एक ही बात है। रैंकिंग आपके पास आ गई है। अब मुझे इस रैंकिंग के मुताबिक आप मुझे प्रोडक्शन और आउटसोर्सिंग प्लान मुझसे शेयर करेंगे। ख्याल रखना है जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है उसका हमने ब्रेकअप करना है इन हाउस और आउटसोर्सिंग में। टोटल रिक्वायरमेंट हमारी ए की है 8,000, बी की है 12,000, सी की है 6,000 और डी की है 10,000। इसमें से आपने मुझे बताना है कि प्रोडक्शन कितने यूनिट्स और आउटसोर्सिंग कितने यूनिट्स प्रोडक्ट वाइज। जी बेटा, प्रोडक्शन प्लान बोल रहे हैं। ए के कितने यूनिट्स? ए के सारे। चले बोलते जाए, जिस तरह बोलना है बोलते। सबसे पहले आपने सी के 6,000, फिर ए के 8,000, फिर डी के भी 8,000। हमारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। बी हमने कुछ नहीं बनाना। ए के सारे बन गए, सी के सारे बन गए, डी के बचे 2,000, ये आउटसोर्सिंग में चले जाएंगे, और बी के बचे 12,000, ये आउटसोर्सिंग में चले जाएंगे। लीजिए जी, ये ना उस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान आपके सामने आ गया। यहां से वेरीफाई कर लीजिएगा अपने आंसर को। इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान आपके सामने है। नंबर्स यहां से वेरीफाई कीजिएगा।
अवेलेबल मशीन आवर 7000, यहाँ से कहानी शुरू होनी है और फिर इन द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग आप प्रोडक्शन करते जाएंगे। 7000 मशीन आवर्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो जो प्रोडक्ट बच गई वो आउटसोर्स में चली जाएगी। बेटा यहाँ पे आप यूनिट्स लिखेंगे ना, कितने यूनिट्स बनाए। जी बेटा, यहाँ पे बेटा डी की डिमांड कितनी है? किधर बैठे बेटे, ये कहानी किस लिए सुनाई थी सारी आपको? लैला मजनू की कहानी नहीं थी ये सवाल का हल था कि भाई हमने प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को प्लान करना है, सेल्स को नहीं प्लान करते हैं, प्रोडक्शन को प्लान करते हैं। तो इसका हमने 8000 का देखना है, बनाने कितने, आउटसोर्स कितने। 10000 बनाने कितने, आउटसोर्स कितने। 6000 बनाने कितने, आउटसोर्स कितने। 10000 बनाने कितने, आउटसोर्स कितने करने। ठीक है, हमने प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, उसमें से देखना है कितने अनाउंस बना सकते हैं, कितने आउटसोर्स करने हैं। ठीक है, सेल्स को नहीं देखना, ये मैं कल से समझाता आ रहा हूं आप लोगों को। जी बेटा, बेटा वो तो जो इन हाउस है उसको इन हाउस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, और जो आउटसोर्स है उसको आउटसोर्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो किस रेफरेंस से बात कर रहे हो? पार्ट ए के रेफरेंस से बात कर रहे हो, पार्ट बी के रेफरेंस से बात कर रहे हो? पार्ट ए। तो पार्ट ए में एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट निकालनी थी। सवाल आपके पास लिखा हुआ है, आपने कैसे क्या डिसीजन, वो किधर है? किताब खोलो उधर। जी, अब आप मुझे पहले यहाँ, अब वो भी सामने, किताब भी सामने रखिए, किधर है? ठीक है जी, वो पार्ट बी है ना बेटा, आप कह रहे हो पार्ट ए, पार्ट बी है। हाँ, तो कॉस्ट निकालनी, तो क्या इशू क्या है इसमें बेटा? मैं ये कह रहा था कि हमें इन हाउस में तो मशीन आवर्स अवेलेबल है बेटा मशीन कॉस्ट ऑफ द जॉब्स मांग रहा है, मशीन आवर नहीं मांग रहा। वो कह रहा है जी आपने जो प्रोडक्शन प्लान बना दिया उनकी कॉस्ट दीजिए। तो प्रोडक्शन प्लान क्या है आपका? 8000 यूनिट, 6000 यूनिट, 8000 यूनिट, इनकी कॉस्ट बताओ क्या। आउटसोर्सिंग क्या है? 12000 यूनिट, 2000 यूनिट, इनकी कॉस्ट बताओ क्या। तो ये उसने आवर्स की बात नहीं कर रहा, कॉस्ट कह रहा है। ठीक है, पार्ट ए में सिर्फ यूनिट्स ही लिखी है ना। पार्ट ए तो बेटा आपका यहाँ ख़त्म नहीं हो गया हुआ, बस पार्ट ए तो यहाँ ख़त्म हो गया हुआ आपका। नहीं सॉरी, ये इन हाउस प्लान है, आउटसोर्सिंग प्लान किधर है? रिमेनिंग, बस बिल्कुल, उसने तो यूनिट्स मांगे आपसे। पार्ट ए आपका यूनिट्स पे ख़त्म हो गया। पार्ट ए का आंसर आपका यहाँ तक है, जो आपके सामने बोर्ड पे ये लिखा नजर आ रहा है, ये पार्ट ए का आंसर है। ये प्रोडक्शन प्लान या आउटसोर्सिंग प्लान। और कॉस्ट अगर हम देखें इन हाउस के रेफरेंस से, तो भाई 8000 इंटू 10, 6000 इंटू 12, 8000 इंटू 14, और आउटसोर्सिंग के लिहाज से 12000 इंटू 23.6, 2000 इंटू 22। लीजिए जी, इन सब को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो हमारा पार्ट बी का आंसर आ जाएगा। कितना आंसर है जी? 591200। लीजिए जी, ये हमारा पार्ट बी का आंसर आ गया। एनी क्वेश्चन? लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय ऑप्शन। लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय ऑप्शन। हमने सिनेरियो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहानी से उसको देखा। सिनेरियो आइडेंटिफाई हो जाए, किन स्टेप्स को फॉलो करके हम इन हाउस प्रोडक्शन प्लान और आउटसोर्सिंग प्लान बनाते हैं। जी बेटा, कोई सवाल? इलस्ट्रेशन 12 आपके पास होम असाइनमेंट में जो आ रही है, यह सिंपली रेलेवेंट कॉस्टिंग की एक एक्टिविटी है। रेलेवेंट कॉस्टिंग की रिवीजन समझ के आपने इसको कर लेना है। चैप्टर 10 से रिलेटेड ये इलस्ट्रेशन है। चैप्टर 11 में आपको सिर्फ रिवीजन के लिए यहाँ पे दी गई है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपकी होम असाइनमेंट है। हम अब चलते हैं नेक्स्ट 4th डिसीजन मेकिंग सिनेरियो के ऊपर।
नहायत ही सिंपल और एक आसान सा सिनेरियो है, जस्ट लाइक मेक और बाय, जैसे हमने कल बात की थी थोड़ी सी, ये बिल्कुल उसी तरह एक छोटा सा सिनेरियो है। शट डाउन डिसीजन कहानी होती है कि जब कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, तो शायद हमारी कहीं पहले ये बात हुई भी है, कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने वाली हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी अलग-अलग देखती है, ताकि उसको पता लग सके कि किस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट आ रहा है। और इसी एनालिसिस के दौरान कभी ऐसी प्रोडक्ट भी सामने आती है जो लॉस दे रही हो, और जब हमारी कोई प्रोडक्ट लॉस दे रही हो तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लॉस वाली प्रोडक्ट को बनाना चाहिए या बंद कर दें, शट डाउन डिसीजन। ठीक है, तो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट का डाटा दिया जाता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उनमें से कोई शायद एक या दो प्रोडक्ट लॉस मेकिंग होती है, हमसे पूछा जाता है लॉस वाली प्रोडक्ट को बनाना है या बंद कर दें। तो जनाब ये डिसीजन कैसे लिया जाता है? हर लॉस वाली प्रोडक्ट आंखें बंद करके बंद नहीं कर दी जाती, हमें डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल के तहत उसको वैल्यूएट करना होता है, और ये है जिसको वैल्यूएट करने का तरीका। हम देखते हैं अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट जो लॉस दे रही है उसको बंद कर दें, तो बंद करने का फायदा क्या है और बंद करने का नुकसान क्या है, इनको कंपेयर किया जाता है। बंद करने का फायदा होता है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। जब मैं कह रहा हूं बंद करने का फायदा मैयर करो, इसका मतलब बंद करने से कौन सी फिक्स कॉस्ट अवॉइड होती है वो मैयर करो। कोई एक प्रोडक्ट बंद करने से व्हाट आर द अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, वो बेनिफिट्स ऑफ शटडाउन है। और कोई एक प्रोडक्ट बंद करते हो, बेशक वो लॉस में है, लेकिन लॉस मेकिंग प्रोडक्ट भी कंट्रीब्यूशन तो कमा रही होती है ना। लॉस आपका आता है प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज लॉस। तो कंट्रीब्यूशन तो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट भी नॉर्मली कमा रही होती है, तो प्रोडक्ट बंद करोगे तो जो कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो वो इनकम आपकी बंद हो जाती है। तो जनाब कॉस्ट ऑफ शटडाउन है कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, और बेनिफिट ऑफ शटडाउन है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। इन दोनों को कंपेयर करके फैसला किया जाता है। हर लॉस मेकिंग प्रोडक्ट में हम देखेंगे बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट, एंड द रूल इज वेरी सिंपल। अगर बेनिफिट ज्यादा है तो हम कहेंगे शट डाउन कर दो, लेकिन अगर बेनिफिट्स कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो हम कहेंगे कंटिन्यू करो। लॉस में जरूर है लेकिन उसके बावजूद जारी रखो। डिसीजन मेकिंग रूल, शट डाउन करने का फायदा कितना है, शट डाउन करने का नुकसान कितना है। फायदा होता है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, और शट डाउन का नुकसान होता है कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन। अगर फायदा ज्यादा है तो शट डाउन कर देना चाहिए, अगर शट डाउन करने में नुकसान ज्यादा है तो हमें कंटिन्यू रखना है, शट डाउन नहीं करना। वेरी सिंपल। इस असूल को हम नहायत ही एक सिंपल एग्जाम्पल से बोर्ड पर इलस्ट्रेट करेंगे। शायद हमें इसके लिए मुझे मार्कर पकड़ना भी ना पड़े इस सवाल को हल करने के लिए। ये बोर्ड पे ही हमें यहीं पे क्वेश्चन किताब में ही सवाल हल हो जाता है हमारा। लीजिए जी, ये कहानी है। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है एनालाइज द अबव इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर एनी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी विदड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। कोई प्रोडक्ट मार्केट से विदड्रॉ वापस ले लेनी चाहिए, मतलब बंद कर देनी चाहिए हमें। कहानी है 4 प्रोडक्ट की ए बी सी डी, जिनमें से 2 प्रोडक्ट लॉस में चल रही हैं। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट प्रॉफिट में है उसको तो हमें देखना भी नहीं है ना, उसको तो छोड़ दो। हमसे तो पूछा जाता है भाई सवाल कि भाई जो लॉस वाली प्रोडक्ट हैं इनको बंद करना है या चलाते रहें लॉस के बावजूद। तो भाई हमने डाटा इनका देखें क्या क्या है। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। ये इनका रेवेन्यू है, ये इनका कंट्रीब्यूशन आ गया, ये इनकी एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट इज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, और ये शेयर ऑफ जनरल फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अवॉइडेबल नहीं होते। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से फॉर एग्जांपल रेंट 4 प्रोडक्ट में तकसीम हो रहा है, एक प्रोडक्ट बंद भी कर दोगे तो रेंट हमारा बचना नहीं है। तो ये जो शेयर होता है ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, ये इरेलेवेंट होते हैं, पढ़ चुके हैं। फिक्स्ड ओवरहेड में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इरेलेवेंट होते हैं, और एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड जो है वो अवॉइडेबल होते हैं, रेलेवेंट है इस केस में। तो जनाब कहानी बड़ी सिंपल है। हमसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट बी बंद करें ना करें, तो हमने कहा जी अगर हम प्रोडक्ट बी बंद करेंगे तो ये इनकम विल बी गॉन, ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी। अगर हम प्रोडक्ट बंद करेंगे तो ये एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट विल बी सेव्ड, ये हमारी सेविंग बन जाएगी। तो भाई कंपेयर कर लो, ये कॉस्ट है, ये सेविंग है। सेविंग इज मोर, हमें क्या करना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। और यहां पे दूसरी प्रोडक्ट में जाएं
तो कॉस्ट इज मोर, हमें कंटिन्यू करना चाहिए, हमें इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए। दोनों प्रोडक्ट लॉस में हैं, लेकिन प्रोडक्ट बी को बंद कर देना चाहिए और प्रोडक्ट बी डी को कंटिन्यू करना चाहिए। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल है। इन दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, उसको देख के फैसला कर रहे हैं। यहां पे बेनिफिट ज्यादा है, बंद करेंगे तो बचत 500 की है, नुकसान 300 का, नेट 200 का फायदा, बंद कर दो। यहां पे बंद करेंगे तो बचत 600 की है, नुकसान 700 का है, तो नेट में 700 100 का नुकसान ज्यादा आ रहा है, हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। लीजिए जी, शट डाउन डिसीजन इतना ही सिंपल है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए हमें कौन सी वैल्यूज पिक करनी है। सवाल से सिनेरियो आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको पता होना चाहिए, याद रखना है आपको कौन ऐसे सिनेरियो में कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी और बेटा इसके लिए आपको बार बार किताब पढ़नी पड़ेगी, नोट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि सवालों को देख के, पास पेपर सवालों को देख के असूल याद नहीं होते। पास पेपर सवालों में असूल अप्लाई किए जाते हैं। असूलों को याद करने के लिए, समझने के लिए आपको किताब और इलस्ट्रेशन देखनी है बार बार। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, इलस्ट्रेशन 13 पे कोई बात अगर समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं तो पूछिए। इलस्ट्रेशन 13 जैसे मैंने कहा था, ये हम क्वेश्चन के डाटा को एनालाइज करके ही फैसला कर पाते हैं, हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तमाम रिक्वायर्ड वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी, हमने सिर्फ रिक्वायर्ड वैल्यूज आइडेंटिफाई की और कंपेयर करके फैसला दे दिया। लेकिन शटडाउन की ही एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें हमें कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सवाल यहाँ पे भी वही है, शुड प्लांट बी शट डाउन फॉर 1 ईयर? क्या आप प्लांट को 1 साल के लिए शट डाउन करें? ये फुल परमानेंट शटडाउन की बात नहीं हो रही, 1 साल के शटडाउन की बात हो रही है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। असूल सेम रहेगा, शट डाउन करना है या नहीं करना। कंट्रीब्यूशन लॉस कैलकुलेट करेंगे और सेविंग इन फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इन दो वैल्यूज को कंपेयर करके फैसला किया जाता है। लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर इसमें से वैल्यूज ढूंढ के लाएंगे। अरीब लिमिटेड एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चर्स 30,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। एट प्रेजेंट 30,000 बनाता है इन अ ईयर एट नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो उसकी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है। सेलिंग प्राइस 100 रुपये है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एट दिस लेवल 35 और 8। यहाँ पे जो अहम बात है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जब भी दी जाएगी वो आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड विद नॉर्मल प्रोडक्शन या बजटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट जब भी जाती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट या तो पर मंथ होती है या पर एनम होती है, पर यूनिट जब भी दी जाए तो ये खर्चा नहीं है, ये एस्टिमेटेड एब्जॉर्प्शन रेट है जो कि टोटल ओवरहेड्स, टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड विद नॉर्मल या बजटेड प्रोडक्शन से आता है। ठीक है जी। तो ये कहानी आगे। Due to trade depression, it is expected that only 3,000 units of A would be sold in the coming year. आने वाले साल में सिर्फ 3,000 यूनिट बेच पाएंगे। नॉर्मली 30,000 बेचते थे, आने वाले साल में 3,000। However, after that company expects to regain the sale volume at the existing level. फिर सब ठीक हो जाएगा। Management plans to shut down the plant. If the plant is shut down, the fixed cost will be 66,000 during the next year. Additional cost associated with the plant shutdown is expected to be 24,000. अगर शट डाउन कर देंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट 66,000 एक होगी और शट डाउन का खर्चा 24,000 अलहदा से होगा। हमने सारी कहानी पढ़ ली। कहानी पढ़ने के बाद हमने सबसे पहले जाना है हमें क्या वैल्यूज चाहिए। हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए? यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर है 14। हमें वैल्यूज चाहिए, एक लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर हम बंद करेंगे तो हमारा लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या आएगा। हमें दूसरी वैल्यू चाहिए फिक्स कॉस्ट सेविंग, हमारी सालाना फिक्स कॉस्ट में बचत क्या होगी। और यहां से नेट में देखेंगे, नेट हमें कॉस्ट है या सेविंग है, उसके बाद हम फैसला करेंगे हमें क्या करना है। अच्छा, ये लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर हम फैक्ट्री बंद कर देंगे तो हमें कितने कंट्रीब्यूशन का नुकसान होगा, कितने यूनिट्स हम जो नहीं बेच पाएंगे। 3,000 यूनिट्स और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लीजिए जी, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है?
195,000। अगर हम शट डाउन करेंगे तो हमारा लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगा 3,000 यूनिट्स पे 1,95,000। फिक्स कॉस्ट सेविंग के लिए मुझे वर्किंग बनानी पड़ेगी एक छोटी सी, और वर्किंग में मेरा पहला पॉइंट है मेरी करंट फिक्स कॉस्ट कितनी है। कोई मुझे बता सकता है मेरी करंट फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,40,000। बिल्कुल ठीक है जी। 30,000 यूनिट्स इंटू 8 रुपए हमारा ओए आ रहा है ना, जो कि 30,000 यूनिट्स पे बेस किया गया है। तो जनाब मेरी करंट फिक्स कॉस्ट है 2,40,000। अगर मैं शट डाउन करूंगा तो क्या ये मेरी कॉस्ट जीरो हो जाएगी? मेरी फिक्स कॉस्ट विद शट डाउन कुछ रहेगी, और वो कितनी रहेगी? 66,000 नहीं, 66,000 प्लस 24,000, वो रहेगी 90,000। इसका मतलब अगर मैं चलाता हूं तो 2,40,000, बंद करता हूं तो 90,000। बचत कितनी है बंद करने में? सेविंग है 1,50,000। दिस इज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अगर हम फैक्ट्री चलाते रहे तो 2,40,000 का खर्चा आएगा जैसे पहले आता था। अगर बंद करेंगे तो 66 जमा 24 90,000 का खर्चा लगेगा अगले साल। तो इसका मतलब 1,50,000 की बचत है। तो देख लीजिए यहां से नेट हमारा 45,000 का नुकसान है। तो व्हाट इज आवर डिसीजन? कंटिन्यू, डू नॉट शट डाउन या कंटिन्यू, यह है हमारा फैसला। यहां पे हमें सिनेरियो पढ़ना है। सिनेरियो के मुताबिक हमारा रूल क्या है, हमें क्या वैल्यूज लेके सवाल हल करने हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। शट डाउन डिसीजन में हमें इन वैल्यूज को कंपेयर करना है। ये वैल्यूज फिर सवाल में से ढूंढ के निकालो, सवाल आपका हल हो जाएगा। हमें बच्चे जो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो रूल को रिकॉल ही नहीं कर पाते कि भाई ये सवाल किस रूल के ऊपर, किस असूल के ऊपर हल होना है। आप कहानी में खोए रहते हो, कहानी से जवाब नहीं निकालना होता, जवाब आपका असूल से निकालना होता। तो पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ के असूल को पहचानो कि असूल क्या है। यह है हमारा असूल, फिर इस असूल के मुताबिक रिक्वायर्ड वैल्यूज क्वेश्चन से निकालिए, सवाल आपका हल फिर होगा। और असूल आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने जैसे बताया, किताब को, नोट्स को बार बार पढ़ के, इलस्ट्रेशन को बार बार हाथ से गुजार के बेसिक असूलों को आपको मेमोराइज करना है, और फिर एग्जामिनेशन क्वेश्चन में हम इनको अप्लाई कर पाएंगे। और एग्जाम में तकरीबन 10 में से 3 या 4 सवाल हमारे बेसिक स्टैंडर्ड असूलों के मुताबिक आ जाएंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं। लिमिटिंग फैक्टर, मेक और बाय, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय, शट डाउन डिसीजन। एक हमारा रूल रह गया और फर्दर प्रोसेसिंग का, इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर इंशाअल्लाह कल परसों का थोड़ा टाइम लगा के, मुझे लगता है मंडे से हम इंशाअल्लाह पास पेपर क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे इस चैप्टर के इंशाअल्लाह। उस पर हमारा काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल हमें करने हैं। और मैंने जैसे को बताया था, मेरा प्लान है कि मैं जो जेनेरिक क्वेश्चन है, जो प्लान से हट के क्वेश्चन है, वो ज़्यादा क्लास में डिस्कस करूंगा। जो सीधे सीधे स्टेप से हल होने वाले सवाल है ना, जैसे मेक और बाय, शट डाउन, लिमिटिंग फैक्टर, वो मैं कम टच करूंगा क्लास में। ज़्यादा मैं वो सवाल डिस्कस करूंगा जो सीधे सीधे प्लान से, स्टेप से हल नहीं होते। वो जेनेरिक क्वेश्चन है जिनके असूल हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के खुद बनाना पड़ता है। तो वो सवाल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, असूल बनाना कैसे है और फिर असूलों के तहत कैलकुलेशन परफॉर्म कैसे करनी है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।